देखिए, एक साल में कितना फर्क पड़ गया। एक साल पहले उम्मीदें बहुत थी जब ट्रम्प अपनी दूसरी बार सरकार बनाई थी यूएसए में। उसके बाद उनका कुछ रवैया, रुख और बोलने का तरीका एकदम अचंभे कर देता है। हर रोज कोई ना कोई नई वो सरप्राइज देते हैं। और इंडिया के लिए जितनी उम्मीदें थी इंडिया में और प्राइम मिनिस्टर मोदी को पर्सनली, क्योंकि उनकी एक घनिष्ठता थी, एक फ्रेंडशिप थी, एक अंडरस्टैंडिंग सी डेवलप हो गई थी फर्स्ट टर्म में। जो सेकेंड टर्म में ट्रम्प की स्टेटमेंट्स और एक्शंस के कारण उनमें काफ़ी तनाव पैदा कर दिया। ये सेकेंड मीटिंग जो है फरवरी 25 के बाद, इसमें उम्मीद यही की जा सकती है कि अगर कुछ ज़्यादा एडवांस ना हो पर एटलीस्ट रिपेयर करने की कोशिश हो। पर उसमें भी कई चीज़ें हैं जो क्वेश्चन मार्क लगा देती हैं। कल ही यूएस पैसिफिक कमांड जो है, जो पहले इंडो पैसिफिक कहते थे, अब उन्होंने कर दिया यूएस पैसिफिक। अब मीटिंग से पहले ऐसे ऐसे संकेत देना तो कोई शगुन की बात तो नहीं है ना। कोई ऐसा चीज़ नहीं है जो वेट नहीं कर सकती थी। एक दिन पहले आपने यह नया नामकरण कर दिया तो इसका मतलब क्या है? ये कोई संदेश ही आप दे रहे हैं। सर, ये मीटिंग जो है ये सेलर्स पे जो अटैक हुआ है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में, उसके बाद भी हो रही है। जिस तरीके से यूएस ने इस पे अपना रिएक्शन दिया है, आपको क्या लगता है कि इंडिया का क्या स्टैंड रहेगा? क्या इसको लेकर के भी डिस्कशन हो सकता है? देखिए, पहली बात तो ये है कि मार्को रूबियो का बहुत ही रूखा और बहुत ही इनसेंसिटिव जवाब था जब हमारे विदेश मंत्री जयशंकर ने उनसे टेलीफोन पर बात की। उन्होंने कहा मानना पड़ेगा जो हम कहते हैं। सारांश में यही है। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कल जो आउटरीच समिट है, जो G7 के आउटरीच समिट जिसमें इनवाइटेड गेस्ट होते हैं, उसमें कहा है कि एक तो पैसेज इन इंटरनेशनल वाटर्स, मतलब जो समुद्र है, इंटरनेशनल समुद्र है, उसमें सेफ्टी होनी चाहिए और फ्री पैसेज होना चाहिए। तो उनकी तरफ से तो ये संदेश गया है। पर दूसरी तरफ हमको ये भी देखना चाहिए कि यूएसए जो है इंडिया को क्यों सिंगल आउट कर रहा है। उन्होंने चाइना के लोगों को तो नहीं मारा, उन्होंने रशिया के लोगों को तो नहीं मारा। और दूसरा ये है कि अगर कोई जहाज़, हमारे तो 3 जहाज़ों में हमारे लोग थे जिनको अटैक किया यूएस ने, पर अगर कोई जहाज़ स्मगल भी कर रहा है तो आप अपना कर्म तो देखिए। यूएसए ने $10 बिलियन कमाए हैं स्मगल करके ऑयल कतर से और यूएई से। तो जब आप खुद स्मगलिंग एनकरेज कर रहे हैं तो जो इनोसेंट लोग हैं उनको क्यों मार रहे हैं? अगर आपको कोई तकलीफ भी थी तो वो शिप को बोर्ड करते, उसको कैप्चर करते। तो इसमें भारत के अंदर बहुत रंज है, बहुत रोष है और बहुत दुख है कि एक तरफ से तो आप स्ट्रेटेजिक पार्टनर बनते हैं और दूसरी तरफ से हमारे लोगों को मारते हैं, डेड बॉडी तक नहीं इवैक्यूएट करने देते और ना ही कोई संवेदना प्रकट करते हैं। सर, जिस तरीके की सिचुएशन चल रही है, आपको क्या लगता है कि क्या कोई भी ट्रेड डील इस बीच पॉसिबल है? देखिए, भारत हमेशा उदारता का रुख दिखाता रहा है, अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि यूएसए ऐसा देश है जो सहानुभूति और उदारता से मानता नहीं है। वो सोचता है कि और दबाओ। तो ट्रेड डील हो सकती है, चाहे वो हमारा कितना फ़ायदा है कितना नहीं फ़ायदा है वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा। पर ये है कि जिस तरह से भारत ने रुख बनाया है कि कोई रिलेशनशिप में क्षति ना आए, तो उससे कोई रुकावट मेरे को नहीं लगती। So US President Donald Trump and PM Modi is going to meet today on the sidelines
saw G7 summit. How do you see that? Well, we have to wait and see how it develops. Normally, in such summits, there is not any reason for direct confrontation or acrimony. And I don't expect any of that happening in this particular meeting. But at the back of our collective minds and at the back of PM Modi's mind, I'm sure there will be many question marks that will be hanging. And I'm confident PM Modi will raise those in his own style and in his own manner. Some of these are, number one, what is uppermost in every Indian's mind. Why was India singled out for the treatment that US Navy did against Indian sailors? 3 of our sailors were shot dead mercilessly without any warning and against all international norms in the Strait of Hormuz. What was even worse was that the dead body, which was decomposing, was not allowed by US Navy to be evacuated and to be brought back to his family. And to top it all, Marco Rubio was extremely insensitive in his comments. In fact, he acted like a schoolmaster with a whip who said that, you have to obey our orders. Obey orders for what? For freedom of passage in international waters. And obey orders against the background of US actions in the Strait of Hormuz, where according to reports, USA has collaborated with some of the Gulf states in smuggling out oil and oil products while the war was going on and while its blockade was on. Some estimates put it at as high as $10 billion worth of oil and oil products that were smuggled out with the connivance of US. So why is it adopting two double standards when it comes to India? After all, it has not attacked or killed any Russian sailors or Chinese sailors. So why single out India? And after that, there's no feeling of regret, no apology, and no concern that such an action was taken by its soldiers. So the situation which is going on, do you really think that any trade deal is possible between US and India right now? Well, India always takes a benign view. It is generous to its friends and even to its enemies. Otherwise, we wouldn't have given so much of our waters to Pakistan. So similarly, on the trade deal, India has always extended a hand of friendship, understanding, and a desire to take relations forward. So I don't see any impediment despite all the negatives that US has put in recent days, especially during Trump's second term, where he's called India a hellhole and much worse. So India from its side is unlikely to put any roadblocks or any unnecessary hindrances. आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।